डियर व्यूअर्स, नमस्कार। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अपने वीडियोस का। थैंक यू फॉर दिस। हमारा आज का वीडियो है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पार्ट 3। मैंने अपने पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में डाला है व्हाट वाज सोवियत सिस्टम and Gorbachev's policy and other reasons that led to the disintegration of USSR. Now in this video, I will include shock therapy and the impact of the disintegration of Soviet Union. The tutorial includes a topic introduction, mind maps, NCERT content in form of question and answers, and MCQ. So the topic says this. So चलिए अब देख लेते हैं कि माइंड मैप क्या होता है। So यहाँ मैंने बीच में लिखा है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। आप एक्सट्रीम लेफ्ट में देखिए क्या लिखा है मैंने, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। सो इसमें क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन का मतलब यूएसएसआर का टूट जाना है। जब यूएसएसआर टूट जाता है वो रशिया बन जाता है। तो रशिया बनने के बाद इसके कुछ पूरे कंट्री का स्टेटस चेंज हो जाता है एंड नाउ इट बिकम्स रशिया एंड 15 अदर जो रिपब्लिक स्टेट्स हैं वो ब्रेक अवे कर जाते हैं। ओके, सो पहला कॉन्सिक्वेंस क्या था, डिक्लेरेशन एज अ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, जहां की इसका मतलब यह है CIS, मतलब कि जितने भी पहले फॉर्मर 15 रिपब्लिक्स थे अब वो सोवियत यूनियन के साथ फिर भी कोलैबोरेट करेंगे पॉलिटिकली, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, सोशल ग्राउंड, इकोनॉमिक ग्राउंड। सो दिस वाज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। आपने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का भी नाम सुना है, तो रशिया भी एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट करता है। सेकेंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, इनहेरिटिंग अ सीट इन UN सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब रशिया जब USSR जब रशिया बन जाती है तो उसको एक UN सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिल जाती है। फिर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हो जाता है, काफी सारे ट्रीटीज साइन होते हैं, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2। ओके, फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है कि देयर वाज एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड ऑब्वियसली एंड ऑफ आर्म्स रेस। सो दोनों की जो कोल्ड वॉर थी दैट इज फ्रॉम 1947 टू 1991, वो कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है एंड इट लेड टू द राइज ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड। इस चैप्टर का नाम है बाइपोलर which means two power, and the chapter name is end of bipolarity, means there are two power, one power is getting ended and which is that power, it is USSR। तो इसलिए USSR खत्म और राइज ऑफ US, और इसको कहते हैं राइज ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड। और स्कॉलर्स कहते हैं कि जनरली राइज ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड में हमें ज्यादातर in 1991 we see the hegemony of US power, that means US कंट्री का ही ज्यादा दबदबा दिखता है। Now in the second section I have written USSR becomes Russia। Obviously USSR का नाम चेंज हो जाता है आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन एंड USSR एक शॉक थेरेपी में जाता है। दिस मीन्स दैट जो USSR के प्रीवियस पॉलिसीज थे वो सारे चेंज हो जाते हैं और रशिया जब बनता है एक नए आइडेंटिटी के साथ बनता है, और इसीलिए इस आइडेंटिटी को अलग तरीके से देखा जाता है। एंड व्हाट इज दैट आइडेंटिटी, कि पहले सोशलिस्ट से वो कैपिटलिस्ट बन गए, स्टेट ओनरशिप से प्राइवेट ओनरशिप हो गया, प्राइवेट फार्मिंग से कलेक्टिव फार्मिंग से प्राइवेट फार्मिंग हो गया, कोई कहीं भी स्टेट कंट्रोल नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आने लगे। तो ये सब कुछ चीजें रशिया में आई थी आफ्टर 1991। सो इसी को हम कहते हैं शॉक थेरेपी। आपको इसको कैसे एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देती हूँ। से फॉर एग्जांपल एक बहुत मोटा आदमी बहुत मेहनत करता है एंड और बाद में एकदम पतला हो जाता है। सो पीपल गेट्स अ सडन शॉक, अरे तेरे को क्या हो गया, पतला क्यों हो गया, राइट। तो सिमिलरली USSR जब रशिया बनता है तो उसे एक शॉक थेरेपी दे जाती है कि भाई यू हैव टू फोरगो, आपको आपके पिछले सारे हैबिट्स को भूलना पड़ेगा, आपको अपना सोशलिज्म भूलना पड़ेगा, आपको अपना स्टेट ओनरशिप भूलना पड़ेगा, आपको अपना कलेक्टिव फार्म्स भूलना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको हम शॉक थेरेपी कहते हैं। अब लुक एट द लास्ट सेक्शन, राइट, एक्सट्रीम राइट, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। सो यहाँ मैंने कलर कोडिंग की करने की कोशिश करी है नंबर 1 में कि शॉक थेरेपी जब पॉलिसी आ जाती है तो इसका एक फैक्टर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस होता है, एक दूसरा आपका सोशल कॉन्सिक्वेंस होता है, और तीसरा आपका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस होता है। ओके, सो इकोनॉमिक में ऑब्वियसली इकोनॉमिक क्राइटेरियाज आएंगे, पॉलिटिकल में हम बताएंगे कि कैसे कम्युनिज्म हट जाता है, और सोशल में हम देखेंगे कैसे लोगों की और जो है उनकी दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
नाउ आपको अभी ये एनसीईआरटी कंटेंट दिखेगा यहाँ, जो कि दैट आई हैव कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. Right. So let us get started. What could be the first question? So what were the immediate consequences of the disintegration of USSR? मतलब USSR के बिल्कुल खत्म होने के बाद ऐसी क्या पॉलिसीज अपनाई? जैसा कि मैंने बताया, डिक्लेरेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट. सो आप देख सकते हैं इमेजेस कि कैसे कॉमनवेल्थ ऑफ स्टेट्स इसको फॉर्म होता है. देखिए, एंड कहाँ कैसे रशिया गेट्स अ परमानेंट seat in the UNSC Council. So you can find out Russia over here and it gets a permanent seat, right? So that's the major consequence of the disintegration of the Soviet Union. This is I've already explained. उसके बाद रशिया को काफी सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज भी साइन करने पड़ते हैं, एंड जितने भी उनके सोवियत यूनियन के कमिटमेंट्स थे वो सब कुछ उनको भूलना पड़ता है. जितने भी उनके सोवियत यूनियन के कमिटमेंट थे सब कुछ भूलना पड़ता है. न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड कोल्ड वॉर मैंने बता ही दिया. यू कैन लुक एट द इमेजेस हाउ देयर इज अ पीस एंड हाउ द कोल्ड वॉर कम्स टू एन एंड. सो दीज इमेजेस विल हेल्प यू टू रिमेंबर थिंग्स. ओके, नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट. It created a rise of a atmosphere of a unipolar world. As I said, सोवियत यूनियन जैसे ही डिसइंटीग्रेट करता है यूनिपोलर वर्ल्ड आ जाता है. सो यूनिपोलर में मैंने एग्जांपल दिया है आपका यूएसएसआर capturing all parts of the globe so as to acquire more markets, ताकि उनकी मार्केट, उनकी प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स बिके, राइट. और एक और तरफ से ये भी होता है कि यूएस को बैलेंस करने के लिए कुछ और भी नेशंस जुड़ जाते हैं जिसको हम मल्टीपोलर वर्ल्ड कहते हैं, और उनका एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है. इट कुड बी आसिया, इट कुड बी ईयू, इट इज ब्रिक्स. सो इमेजेस देख के आपको पता लग जाएगा कि यूएस एनगल्फिंग द एंटायर वर्ल्ड एंड द एंटायर ग्लोब कमिंग टू सप्रेस द पावर ऑफ द यूनाइटेड नेशन यूएसए. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोवियत यूनियन में क्या होता है, यूनिपोलर भी होता है और मल्टीपोलर भी होता है, दोनों चीज होते हैं. सिंस कैपिटलिज्म आता है तो क्या होता है, कैपिटलिज्म आता है तो फिर यूएसए और उनका जो वर्ल्ड और यूनाइटेड नेशंस का जो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, ये सब सपोर्ट करता है सो एज टू यू नो मेक रशिया अ मोर क्विक कैपिटलिस्ट नेशन. व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? वो कैपिटलिज्म क्यों जाते हैं? ताकि वो नए नए अपने मार्केट्स को कैप्चर कर सके. पहले इतने सालों से यहाँ सोशलिज्म था, तो अब वो चाहते हैं कि अगर रशिया जैसे इतनी बड़ी टेरिटरी में उनको मार्केट्स मिल जाए तो उनकी प्रॉफिट्स और बढ़ेंगी. सो जनरली दैट लेड टू जनरली ये स्पीड अप करना चाहते थे अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए. तो दे टुक द सपोर्ट ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक. और काफी सारी जो बाल्टिक रिपब्लिक्स थी और जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज था जो सोवियत यूनियन के अंदर था पहले, अब वो एक एक करके कुछ ईयू में चले गए, कुछ नाटो में चले गए, कुछ चाइना में चले गए. सो दीज आर द पावर अलाइंसमेंट, शिफ्टिंग अलाइंसमेंट, कि अब वो किसके साथ जाएं. तो कुछ कंट्री जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थी, कुछ ईयू में चली जाती है और कुछ नाटो में चली जाती है, कुछ चाइना के पास चली जाती है. तो यू कैन जस्ट सी कि कुछ कंट्रीज ईयू में गई हैं, कुछ नाटो में गई हैं और कुछ चाइना में गई. ये सारे फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स की बात कर रही हूं मैं. अगेन आई नेक्स्ट लेट अस कम टू शॉक थेरेपी. अब शॉक थेरेपी का मतलब क्या है? प्लीज लुक एट द definition. It's a process of transition. You have to write the word process of transition from communism to democratic capitalism. मतलब transition मतलब एक change. क्या change है? कम्युनिज्म से जब आप डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्टिक में जा रहे हो एंड आप अथॉरिटेरियन सिस्टम को कोलैप्स करवाकर आप जो एक डेमोक्रेसी लाने की कोशिश कर रहे हो, उसी को हम शॉक थेरेपी कहते हैं. उसी को हम क्या कहते हैं? शॉक थेरेपी. और कौन कौन से एरियाज ने एक्सपीरियंस किया? रशिया, सेंट्रल एशिया एंड East Europe. So which were the former Baltic republics. And इस शॉक थेरेपी को फैसिलिटेट किसने किया, आगे किसने बढ़ाया? वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ. ओके, सो एज आई गिवन यू एक्सप्लेन शॉक थेरेपी, दैट मीन्स रशिया इज नाउ अंडर अ शॉक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ताकि उनका पूरा जो है सिस्टम एकदम कैपिटलिस्ट मोड में आ जाए, सोशलिज्म से कैपिटलिस्ट मोड में आ जाए, राइट. सो पहला फीचर क्या है शॉक थेरेपी का? टोटल शिफ्ट टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. Look at the image, shock therapy, wherein they are showing how they can influence Russia. Then there is private ownership. Then there is collective farming, which were already replaced.
by private farming. I've already explained during the mind map. फिर कोई भी स्कोप नहीं छोड़ते थे कि स्टेट कंट्रोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को करे. सो दे रूल्ड आउट एनी स्कोप ऑफ स्टेट कंट्रोल. फिर आ गया एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब नाउ रशिया इज ओपन टू ऑल काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. सो फॉरेन डायरेक्टली आ रही है, कोई झमेले की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आ रही है. यू कैन सी द मैप. ये रशिया का मैप है और कैसे यूएसएसआर इज ट्राइंग टू कैप्चर द एंटायर मार्केट्स ऑफ Russia. So that is known as foreign FDI, which is a part of shock therapy. And then Russia has to forego all its trading alliances. जितने भी trading alliances थे सब कुछ इनको forego करना है. एंड इसलिए हमें इसको शॉक थेरेपी कहा गया कि entirely change of the system, एक पूरा complete makeover of Russia is therefore known as shock therapy, and it is regarded as shock therapy by various scholars. And इस shock therapy में हम क्या देखते हैं, किसका dominance देखते हैं? Obviously western powers का. और western powers में ज्यादातर कौन है? all the capitalistic mode of production वाले country जो है वही सारे western powers हैं, generally guided by USA. अब हम देखते हैं कि अब शॉक थेरेपी जो लग गया, शॉक तो उनको लग गया, अब उसका फर्दर कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ शॉक थेरेपी का? तो उनका बहुत ही बुरा हाल हुआ. इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही अच्छे नहीं थे. इंडस्ट्रीज को 90% इंडस्ट्रीज को उन्होंने सेल कर दिया प्राइवेट ओनर्स को. ठीक है, तो जितने भी स्टेट कंट्रोल थी सबको उन्होंने सेल करा. और सेल कैसे करा? मार्केट फोर्सेस के थ्रू करा. मार्केट फोर्सेस से करने से क्या हुआ कि काफी सारे प्राइवेट फर्म्स आ गए और वो अपना अपना बोलियां लगाने लगे, जिसके चलते क्या हुआ कि बहुत अच्छे यूएसएसआर की कंपनी, फॉर्मर यूएसएसआर की जो कंपनीज थी वो बिल्कुल कम रेट्स में बिकी है. सो देयरफॉर इट इज नोन एज लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री. इसको क्यों लार्जेस्ट गैराज सेल कहते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज disappeared. And in this sale, citizens also participated. Citizens को भी वाउचर दिया गया था कि वो पार्टिसिपेट करे. एंड अपना भी अगर कोई प्राइवेटली अगर अपना कंपनी खरीदना चाहता है कोई भी रशियन, तो दे वर ऑल्सो इन्वाइटेड. बट उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसी वाउचर को ब्लैक मार्केट में बेच दिया. और क्या हुआ कि काफी अच्छे जो इंडस्ट्रीज थे उनको बोली लगाने वाला कोई जेन्युइन कस्टमर नहीं था. तो इसलिए जो कस्टमर या जो इंडस्ट्री फर्म रेडी थी रशियन इंडस्ट्रीज को खरीदने के लिए, वो बहुत ही अंडर वैल्यू करके उनको खरीद लिया जाता है. सो वाउचर्स का बहुत बड़ा मिसयूज होता है. और लोग इसलिए मिसयूज करते हैं क्योंकि दे वर ऑलरेडी रीलिंग अंडर पॉवर्टी. एंड एक और चीज क्या होता है कॉन्सिक्वेंसेज इकोनॉमिक में, वैल्यू ऑफ रूबल बिल्कुल डिक्लाइन हो जाता है. व्हाट इज रूबल? इट इज अ रशियन करेंसी. सो सब लोगों की सेविंग्स चली गई एंड देयर वाज नो फूड सिक्योरिटी. सो ये सब दिक्कतें आप इस शॉक थेरेपी के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस में लिख सकते हैं. और अगर फूड नहीं होगा तो ऑब्वियसली फूड बाहर से आएगा. एंड जितना भी ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर था वो सब ब्रेक डाउन हो गया. तो दैट इज इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी. अब चलते हैं सोशल कॉन्सिक्वेंसेज में. सोशल कॉन्सिक्वेंस में क्या होता है कि सोशल वेलफेयर एंड हो जाता है, सब्सिडी विड्रॉ कर देते हैं. ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कैसे सोवियत यूनियन उनको पहले फ्री में एजुकेशन देती थी, देयर वाज नो एम्प्लॉयमेंट. अब सिचुएशन क्या है कि सब्सिडी वगैरह कुछ भी नहीं है, मिडिल क्लास बिल्कुल भी रुइन हो गए. और तो और जितने भी एकेडमिक इंटेलेक्चुअल मैन पावर है वो सारे धीरे धीरे रशिया छोड़ के दूसरे कंट्रीज चले जाते हैं. तो ये बहुत बड़ा एक सोशल कॉन्सिक्वेंसेस है ऑफ शॉक थेरेपी इन रशिया. इंटेलिजेंट लोग मूविंग आउट ऑफ देयर ओन नेशन. ओके, फिर एक और सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि माफिया कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्शन हाउसेस को बिल्कुल हाई रेट्स में बेचते हैं. माफिया बन रहा है और इसलिए गरीब गरीब रहता है और अमीर अमीर ही रहता है. सो माफिया सिस्टम एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम को चला रहा है. तो इससे लोगों की दिक्कतें और भी बढ़ जाती है. और फिर शॉक थेरेपी का पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? वही कि डेमोक्रेसी तो आ जाती है पर बहुत स्पीड से नहीं आती है, धीरे धीरे आती है. और कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत जल्दी ड्राफ्ट करा है उन्होंने by giving more powers to the president, and there was no independence of judiciary. Judiciary बस नाम का था, खेल का जज खेल रहे थे. ऐसा जुडिशरी की कोई पावर नहीं थी. मतलब कि जुडिशरी हैज गॉट नो से इन द डिसीजन मेकिंग. दे आर जस्ट ऐसे ही है, जज खेल रहे हैं. राइट, सो दैट यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर.
सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, शॉक थेरेपी का मतलब क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, विच इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. सो दिस हैव ऑल डिस्कस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, राइट. सो नाउ लेट्स गेट बैक टू अनदर क्वेश्चन. लाइक अब जब रशियन कंट्रीज जब डिक्लाइन हो जाती है तो फिर रशियन कंट्रीज नहीं, आई एम सॉरी, जो यूएसएसआर के फॉर्मर रिपब्लिक्स जो हैं वो जब ब्रेक अवे करती हैं तो वो अपने इकोनॉमिक्स कैसे चलाते हैं. तो जनरली क्या करते हैं ये लोग, बहुत अच्छा नेचुरल ऑयल था, इनके पास मिनरल्स थे, तो दे यूज टू एक्सपोर्ट देम, तो उनका एक पैसा मिल रहा है. सेकेंडली वो रेंट्स भी इकट्ठा कर रहे हैं, मत चलती है. So now the last section of my video, MCQ questions. You can look at this MCQ questions and solve them. So number one question is this: following institutions were responsible for the shock therapy of Russia. A, B, C, D option you can read. Part 2, question number 2 is match the following. So you have to look at the correct option and choose it. Question number 3 is the term largest garage sale means what? You have to choose the correct option. And the last question is rearrange the events in chronological order. So you have to rearrange the options in a chronological order. Okay. So please send your MCQ answers to my email ID to know your progress. My ID is this. In my next upcoming video, I will cover tensions and conflict in former Soviet Republic, India and post-communist countries. Dear viewers, if you like the tutorial, then please like and share the link to your friends and support. And your support is very important to make more series of videos in future. Thank you और happy learning. और आपको कोई भी सवाल अगर मेरे को पूछना हो तो मेरे प्लीज email ID पे प्लीज जवाब दीजिए.